स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा लेसन कौन सा चला हुआ है? कोल्ड वार से रिलेटेड। कोल्ड वार का चला हुआ है। आपने ना जैसे जितनी वीडियोज आई हैं उनमें आपने पढ़ा कि कोल्ड वार कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था जैसे ये क्यूबा मिसाइल थी, उसे कोल्ड वार की सिचुएशन दोबारा से बढ़ी थी। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से कोल्ड वार आपस में हुआ। टाइमलाइन दे रखी इसमें। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, जैसे आपने इसमें मैप में देखा था कि दो सुपर पावर आ गई थी, बहुत सारे देश। जैसे इसने बताया था 12 कंट्रीज़ थी, यूएसए की साइड, यूएस की साइड, यूनाइटेड स्टेट की तरफ, और बाकी जैसे कंट्रीज़ थे वो सोवियत संघ की तरफ थी। ठीक है, तो दो सुपर पावर आई और उन्होंने ब्लॉक्स बना लिए थे आपस में। और ब्लॉक्स में क्या कहा था कि कोई भी देश यदि कोई इंडिविजुअल एनिमीज या राइवल्स अटैक करता है तो बाकी सभी देश उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स में हुआ था। अब ना एक तीसरा ब्लॉक भी बना था। तीसरा ब्लॉक को बोलते थे नैम, नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स। अब ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सा ग्रुप था, ये कौन सा ब्लॉक्स था, किसने बनाया था और कोल्ड वार में इसकी क्या भूमिका थी। क्योंकि ना कोल्ड वार पूरा वर्ल्ड दो गुट में बट गया था, दो ऑर्गेनाइजेशन में बट गया था। तो उनके अंदर ना आपस में टेंशन रहती थी सभी देशों के अंदर कि कभी भी हमला हो सकता है, कोई भी देश किसी भी देश पे अटैक कर सकता है। तो ऐसी टेंशनशिप रहती थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो एक तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आता है नैम से रिलेटेड हुआ है, नैम से जाना जाता है। चैलेंजेस टू bipolarity. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two superpowers. Rival alliance. It was this context that non-alignment members, जो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं थे, कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इज थर्ड ऑप्शन, नॉट टू जॉइन आइदर अलायंस। एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने कोई से भी ब्लॉक्स में अपने आप को शामिल नहीं किया। वो बोले कि हम कोई से भी ब्लॉक्स में शामिल नहीं होंगे, ना यूएस की साइड लगेंगे ना रसिया की साइड लगेंगे। द रूट ऑफ नेम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन द थ्री लीडर्स। तीन जो लीडर्स थे उनकी वजह से स्टार्ट हुआ। हाँ, सबसे पहला नाम आता है यूगोस्लोविया जोसिफ ब्रोज टिटो। यूगोस्लोविया थे, जो वहाँ के जो लीडर्स थे, इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट लीडर गामल अब्देल नासिर, इजिप्ट से थे। ये तीन ऐसे लीडर्स थे इन्होंने 1956 में मीटिंग की। 1956 में मिले। कौन कौन मिले थे? यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट से गमाल अब्देल नासिर। ठीक, इन्होंने मीटिंग की 1956 में। 1956 में इंडोनेशिया सुकार्नो एंड गानाज क्वामे नक्रुमा स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड देम। जो इंडोनेशिया के लीडर्स थे और गाना के जो लीडर्स थे वहाँ फेमस, उन्होंने उसको सपोर्ट किया इन तीनों को। और फिर एक मीटिंग की और मीटिंग में डिसाइड किया गया कि ये किसी भी उसमें शामिल नहीं होंगे। दीज 5 लीडर केम टू बी नोन एज 5 फाउंडर ऑफ नेम। जो नेम है, जो नेम ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स। ठीक, तो इस नेम ऑर्गेनाइजेशन के पांचों मेंबर्स फाउंडर कहलाते हैं। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, गाना से, इंडोनेशिया से, यूनान के या ग्रीक के थे, और एक कहाँ थे? यूगोस्लाविया के। द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड इन बांग्लादेश। 1961 में ये बांग्लादेश में इनकी समिट हुई, समिति बैठी, सभा हुई। दिस वाज द कल्मिनेशंस ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। 3 मुद्दों पे डिस्कशन मेन हुआ इस समिट का। जो 3 मुख्य इशू थे वो क्या इशू थे? तो जो 3 मुख्य इशू थे कौन कौन से थे? फर्स्ट, कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। जो ये 5 देश हैं, पांचों देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। फर्स्ट इशू था ये। दूसरा क्या इशू था? ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशंस एंड इट्स वाइंडिंग एरेनास। जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनका एरिया बढ़ता जा रहा था, काफ़ी देश इनमें शामिल हो रहे थे और टेंशन बढ़ रही थी सभी देशों में, इससे दूर रहना है या इसको रोकना है कोल्ड वार से। The dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena by 60, there were 16 new African members in the UN. जो भी कॉलोनिज्म थी
और जो भी देश आज़ाद हो रहे थे वो किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो रहे थे, या तो यूएस की साइड हो रहे थे या रशिया की साइड हो रहे थे। तो 1960 में ये कहता है कि 16 नए मेंबर, दीज वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन यूएन, जो यूएन की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें शामिल कर लिए गए थे ये। द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 member states. Over the years, the membership of NAM has expanded. The latest meeting, 18th summit, was held in Azerbaijan in 2019 में अजरबैजान और अर्मानिया जो दूसरा देश था, दोनों देशों के बीच में 2019 में जैसे जो युद्ध की जो सिचुएशन थी उसमें समिट हुई। लेटेस्ट समिट थी ये। जो फर्स्ट समिट थी, जो फर्स्ट सभा थी, वो 25 देशों ने इकट्ठे मिलकर की थी। इट इंक्लूडेड 120 मेंबर स्टेट्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। और जो अब नैम है, नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स है, वो 120 मेंबर्स हो चुके हैं उसमें शामिल। उन 120 मेंबर्स ने समिट की सभा में इकट्ठे हुए और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। एज नॉन अलाइनमेंट ग्रीव into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define a very neat and precise terms. What did it really stand for? सीधी सी बात यह है कि ये देश कभी थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, जो ये कंट्रीज हैं। और क्या कहता है ये, व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंगली नैम वाज ईजियर टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज नॉट। बेसिकली नेम जो दिया गया था इसका कि भाई नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स हैं, बट इन्होंने इसे नाम से भी ज़्यादा काम किया। इट वाज नॉट अबाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ एन अलायंस। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशन और न्यूट्रली। जो तीसरा जो ग्रुप बना था, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे और हम सबसे अलग रहेंगे, नहीं, ये एक अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो दो पावर्स हैं उनकी वजह से जो नुकसान होता है कोल्ड वार की वजह से, उसको रोकने के लिए ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होती, अकेले रहेंगे, आइसोलेशन रहेंगे या न्यूट्रली रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी होएगी देशों में तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, ये पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट ए आइसोलेशन सिंस आइसोलेशन मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड में कुछ भी चलता रहे और ये कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइसोलेशन सम अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787। पहले जो आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी, टर्म्स थी, वो बंद हो गई थी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस के लिए वॉर चला था। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन कंपैरिजन द नॉन अलाइन्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्ले एन एक्टिव role in mediating between the two rival alliances. In the case of peace and stability, their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by two superpowers to bring them into their alliance. देखो, दोनों सुपर पावर्स ने इन पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो जाए, या तो यूएस में या सोवियत संघ में। फिर इसके बावजूद इनकी जो यूनिटी है इन देशों की, नैम कंट्रीज की, इन्होंने देश में जितने भी आपस में युद्ध हुए, जो देश आक्रमण करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, उनमें इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, तो जो तीसरा ग्रुप बना नैम का, ये कोऑपरेटिव ग्रुप था। वर्ल्ड वार को रोकने के लिए, शांति का पैगाम देने के लिए, एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए नैम ग्रुप का सक्रिय योगदान है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस टिल हेयर। नेक्स्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल।